दोस्तों कंटिन्यू करते हैं पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब में वाटर के रीअब्जॉर्प्शन, वाटर और सॉल्यूट के रीअब्जॉर्प्शन को। तो अगर थोड़ा सा हाईलाइट करें प्रीवियस टॉपिक को, तो जिस पे अपने डिस्कस किया था कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो इसेंशियल होते हैं रीअब्जॉर्प्शन के लिए, किस किस सिम्पोर्टर क्या होता है, एंटीपोर्टर क्या होता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हो। ये जो स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस, इसके अंदर जो फ्लूइड आया 125 ml पर मिनट के हिसाब से ये फिल्ट्रेशन रेट होती है नॉर्मल किडनी की। एक अडल्ट के अंदर 120 से 125 या कुछ बुक इसकी रेंज अगर मानो तो 105 से 125 ml पर मिनट के हिसाब से ये रेंज शो करती है बहुत सारी बुकें। जो इसमें ग्लोमेरुलर स्पेस के अंदर जो फ्लूइड आ जाता है फिल्टर्ड होके, उसको बोलते हैं फिल्टर्ड फ्लूइड। और 125 ml है, इसको अपन 100% मान के दे चलेंगे। और कौन कौन सी साइड पे कितना % एब्जॉर्प्शन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर ये देखें कि जो किडनी की जो मेजर साइट्स होती हैं ना, उनमें से जो पहली साइट है वो होती है पीसीटी। ग्लोमेरुलस से निकलती जो ट्यूब कंटिन्यू करती है नेफ्रॉन को, उसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब। और उसका जो फर्स्ट हाफ होता है वो ज़्यादा फंक्शनल होता है, उसके अंदर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो अगर आप इसमें मानोगे तो इसका जो फर्स्ट हाफ जो है इसका है, उस फर्स्ट हाफ में मोस्टली टोटल ग्लूकोज, ठीक है, अमाइनो एसिड, लैक्टिक एसिड और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, टोटली 100% एब्जॉर्प्शन हो जाता है। 100% इसका एब्जॉर्प्शन पीसीटी के फर्स्ट हाफ में ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर जो मेन बात करें फिल्ट्रेट में, इसमें जो वाटर होता है ये प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का कितना एब्जॉर्प्शन होता है, तो जो पीसीटी होती है टोटल पीसीटी के अंदर, पूरी पीसीटी के अंदर लगभग 65% किस किस का हो जाता है एब्जॉर्प्शन। 65% हो जाता है सर वाटर का, सोडियम का और क्लोराइड का, ठीक है। तो जब वाटर का 65% हो जाता है तो 125 ml पर मिनट की रेट से आ रहा है, इसका 65% जो होता है वो आपको लगभग मिलेगा 80 ml पर मिनट के हिसाब से पीसीटी में एब्जॉर्प्शन हो जाता है। पीसीटी में कितना एब्जॉर्प्शन हो जाता है, 80 ml पर मिनट। दूसरे शब्दों में देखो तो जब ये जो ट्यूबुलर फ्लूइड है, यानी ये जो फिल्टर्ड फ्लूइड है, ये जब ट्यूब में आ जाता है इसको ट्यूबुलर फ्लूइड बोलते हैं। जब ट्यूबुलर फ्लूइड लूप ऑफ हेनले में इंटर होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, तो इसकी एंट्री पे जो फ्लो 125 ml पर मिनट से आ रहा था उसमें से 80% एब्जॉर्प्शन हो गया पीसीटी के अंदर, पीछे बच गया, वो आएगा 40 से 45 ml पर मिनट की रेट से यहाँ पे फ्लो आता है। तो ये 40 से 45 ml, 40 to 45 ml पर मिनट के हिसाब से यहाँ फ्लो आता है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपोजिशन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में चेंज मिलती है, क्योंकि इनमें से बहुत सारी ऑस्मोलरिटी देने वाले ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इनका 100% जो इसमें देखने को नहीं मिलता वो इससे हट जाता है। तो बताया था उसमें भी कि कौन कौन से वे से होता है, कौन कौन सा रूट होता है, पैरासेलुलर और ट्रांससेलुलर रूट होता है, और एक्टिव और पैसिव बोथ टाइप का वाटर और सॉल्यूट का जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है। तो मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का वो सभी टाइप के सॉल्यूट के साथ हो जाता है। लगभग अगर आप मान के चलोगे तो 90% जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो किसी न किसी सॉल्यूट के साथ होता है, और 10% है जो वो अगर पीसीटी का देखें
तो पीसीटी में मान लो ये पीसीटी का, इसका अगर यहाँ से ट्रांसफर सेक्शन देखें तो ये पीसीटी का ल्यूमन हो गया, ठीक है। ये पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब होगी ये, और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से सर ट्यूबुलर फ्लूइड आ रहा है, फिल्टर्ड फ्लूइड आ रहा है, ट्यूबुलर फ्लूइड आ रहा है। पीसीटी में आ रहा है तो किस रेंज से आ रहा है, 125 ml पर मिनट के हिसाब से आ रहा है। और इसमें क्या क्या है, इसमें सभी टाइप के सॉल्यूट्स हैं जो फिल्टर्ड हुए हैं, ठीक है। तो पीसीटी के अंदर जो ये सरफेस है, इस ल्यूमन है, ल्यूमन का जो इनसाइड में जो भी सेल होती है, यानी जो कोई भी ट्यूब है तो उसमें सेल तो होगी। तो अगर इसको यहाँ पे अगर सेल में ड्रॉ करें, जैसे मान लो ये अगर सेल में ड्रॉ करें अपन, तो ये इसकी सेल्स होगी ट्यूबुलर लाइन की, ठीक है, जो लाइन बना रही हैं। इसमें से ठीक है, ये सेल होगी। इसमें से ये हो गया कौन सी, बेजोलेटरल मेम्ब्रेन, और ये होगी एपिकल मेम्ब्रेन। ये प्रीवियस वीडियो में बता दिया था मैंने। उसके बाद जो यहाँ से जो एब्जॉर्प्शन होता है इसके अंदर, वो कैसे होता है, तो वाटर का जो मोस्टली एब्जॉर्प्शन होता है वो किसी न किसी न्यूट्रिएंट के साथ होता है। तो इसके अंदर जो मोस्टली जो देखने को मिलता है वो सोडियम, ग्लूकोज और पोटेशियम के साथ मोस्टली वाटर का इसमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर कुछ सिम्पोर्टर प्रेजेंट रहते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सिम्पोर्टर क्या होते हैं, एक टाइप का मेम्ब्रेनियस प्रोटीन होते हैं जो एपिकल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। इनके साथ कोई भी सोल्यूट बाइंड होगा, उस सोल्यूट को ये इनवर्ट मूव करवा देंगे इंट्रासेलुलरली, ठीक है। और ये सोल्यूट जाते टाइम जैसे भी ये जैसे सोडियम है, तो ये सोल्यूट अगर इससे बाइंड हुआ तो ये इसको मूव करवा देंगे इनवर्ट, और ये जाते टाइम अपने साथ वाटर को बाइंड करके ले जाएगा। तो इस हिसाब से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है इसमें। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है पीसीटी में, अगर देखने को देखें तो जो मेन चीज़ रहती है वो रहती है, एक तो होता है इसमें सिम्पोर्टर, सिम्पोर्ट, ठीक है। सिम्पोर्ट कौन सा सिम्पोर्ट होता है, तो सर एक नहीं होता है, बहुत सारे टाइप के सिम्पोर्ट होते हैं। जो मेनली अपन जो देखें तो सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट होता है, और इसमें 2 सोडियम होते हैं और एक ग्लूकोज को ये कंबाइन करके इंट्रासेलुलरी मूव करवाता है। दूसरा अगर देखें और क्या रहता है, तो सर एक एंटीपोटर रहता है, सोडियम एंड हाइड्रोजन का एंटीपोट रहता है, जिसमें से सोडियम को इंट्रासेलुलरी करवाता है, क्योंकि इंट्रासेलुलरी सोडियम की साइटोसोल के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है बाहर की तुलना में। बिकॉज इस पे मैंने बताया था कि बेजोलेटरल पे कुछ सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो होते हैं ट्रांसपोर्टर, वो प्रेजेंट रहते हैं। तो ये कंटिन्यूस एनर्जी, बॉडी की एनर्जी लेके, और ये कंटिन्यूस सोडियम की जो कंसंट्रेशन है उसको कम करते रहते हैं। ये सोडियम को इंट्रासेलुलरी से जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसमें मूव करवाते रहते हैं। तो ये सिम्पोर्टर कैसे काम करता है, जैसे अगर आप देखोगे कि अगर सबसे पहले अगर सोडियम और उसका सिम्पोर्टर की बात करें, सोडियम और 2 ग्लूकोज सिम्पोर्टर की बात करें, तो ये सेल होगी और इसमें ये प्रेजेंट है, ये क्या है, ये
टाइट जंक्शन है, टाइट जंक्शन प्रोटीन, जिसमें से जो मतलब जो पारासेलुलर जो वाटर ट्रांसफ्यूजन होता है वो यहाँ से होता है, इसी रूट से ट्रांस और इससे ट्रांससेलुलर होता है। तो जो प्रेजेंट रहता है सोडियम और ग्लूकोज सिम्पोर्टर, वो मान लो यहाँ पे सोडियम और ग्लूकोज सिम्पोर्टर है। ये सोडियम और ग्लूकोज सिम्पोर्टर क्या करेगा, ये मूव करवाएगा किसको, 2 सोडियम आयन को प्लस में 1 ग्लूकोज आयन, और इनके साथ वाटर बाइंड होके अंदर जाएगा। कहाँ आ गया, सोडियम इंट्रासेलुलरी, सोडियम इंट्रासेलुलरी आ गया। इसको बाहर निकालेगा कौन, जो बेजुलेटरल मेम्ब्रेन पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल जो प्रेजेंट रहते हैं, एटीपेज रहते हैं, ये इसको बाहर निकाल देंगे। कहाँ निकाल देंगे सॉरी, कहाँ निकाल देंगे, इसमें इंटरस्टिशियल स्पेस में निकाल देंगे सर। तो जब इंटरस्टिशियल स्पेस में निकाल देंगे तो ये कहाँ मिलेगा, ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है इंटरसेलुलर के बाद, तो ये सोडियम यहाँ से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में मूव कर जाएगा और यहाँ की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा सोडियम की, और ऑस्मोलरिटी यहाँ की बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो क्या करेगा, जो वाटर को खींचेगा अपनी तरफ, ऑस्मोसिस होगा इसमें वाटर का। ठीक है, यानी जो सोल्यूट इंटरस्टिशियली प्रेजेंट है वो डिफ्यूजन से इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर चले जाएंगे और यहाँ जाके ये इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, जो क्या करेगा, वाटर को, जो इंटरस्टिशियली वाटर प्रेजेंट है जो पारासेलुलर रूट से आ रहा है उसको कैच करेगा और यहाँ की जो कंसंट्रेशन है उसको, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए, तो इंट्रासेलुलरी वाटर मूव कर जाएगा ऑस्मोसिस से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, जो ग्लूकोज जो आया इसके अंदर, वो ग्लूकोज, सोडियम तो सर ऐसे जाएगा, ग्लूकोज क्या जाएगा, ग्लूकोज आएगा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन चैनल रहते हैं यहाँ पे, तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन से ये इंट्रासेलुलरी जाएगा और इंट्रासेलुलरी ये इसमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में डिफ्यूज़ हो जाएगा, डिफ्यूजन से डिफ्यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये कैपिलरी के अंदर मूव कर जाएगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज यहाँ से होता है, वो होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन से, और जो सोडियम होता है वो सोडियम एटीपेज चैनल होता है, वो बाहर फेंकते रहते हैं। और ये चैनल बॉडी का 60% एनर्जी कंजप्शन करते हैं, 60% टोटल एनर्जी का कंजप्शन करते हैं ये चैनल, सिर्फ सोडियम को, इंट्रासेलुलरी सोडियम को इंटरस्टिशियल स्पेस में डालने के लिए, ताकि यहाँ पे कंसंट्रेशन कम रहे और इधर से ये लेता रहे। जिस हिसाब से ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन हुआ है उसी हिसाब से सर फॉस्फेट, और उसी हिसाब से फॉस्फेट, सल्फेट, इन सब का एब्जॉर्प्शन सेम वे में ही होता है। अमीनो एसिड का भी सेम वे में होता है। ठीक है, उसके बाद जो ये किस में प्रेजेंट रहता है, ये प्रेजेंट रहता है सोडियम, जो सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर पीसीटी पे प्रेजेंट रहता है। इन सिम्पोर्टर्स को याद रखना, क्योंकि बाद में जब अपन डायूरेटिक्स ड्रग का डिस्कशन करेंगे तो वो डायूरेटिक्स ड्रग्स और कुछ नहीं होती है, इन्हीं सिम्पोर्टर्स पे काम करती है। किसी को ब्लॉक कर देती है, किसी को ओपन कर देती है, तो यूरिन की जो कंसंट्रेशन है उसमें चेंज आता रहता है और यूरिन का फ्लो बढ़ता है। और जैसे ये है, तो इसमें अगर ये चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो सोडियम अंदर नहीं जाएगा, तो वाटर भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक डायूरेट हो जाएगा ये पेशेंट, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से इनको याद रखना। पीसीटी में कौन सा सिम्पोर्टर होता है, पीसीटी में सोडियम और ग्लूकोज सिम्पोर्टर होता है। ठीक है, और ये सारे सल्फेट, फॉस्फेट, अमीनो एसिड, तो ये सब यही होते हैं। उसके बाद ये तो सेम ही रखते हैं, अब इसको चेंज कर देते हैं एंटीपोर्टर में। तो एंटीपोर्टर में क्या रहता है, एंटीपोर्टर भी ऐसे ही प्लाज्मा प्रोटीन ही है जो सेल्स पे प्रेजेंट रहते हैं। और इनमें एंटीपोर्टर में क्या होता है कि जैसे मान लो ये एंटीपोर्टर है, कौन सा, ये सोडियम
सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोटर है, तो इसमें सोडियम इंट्रासेलुलरी मूव करेगा और हाइड्रोजन है वो यहाँ सेल से आउट आएगा। इस सेल को थोड़ा बड़े कर लेते हैं क्योंकि इसमें ये पेरिट्यूबुलर सेल है और इसकी जो ये यहाँ प्रेजेंट है वो है सोडियम H+ बाहर और सोडियम इन, और इस सोडियम को कौन मूव करवाएगा बाहर, सोडियम पोटेशियम एटीपेज है वो इंट्रासेलुलर आ जाएगा और यहाँ पे अंदर सोडियम आ गया, सोडियम मूव कर जाएगा। अब हाइड्रोजन का क्या सीन रहता है देखो पेरिट्यूबुलर जो कैपिलरीज है उसके अंदर भी सेल होती है, उसमें भी मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म होता है तो सिंपल सी बात है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। वेस्ट प्रोडक्ट बनता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, CO2। ठीक है, एक तो CO2 बन गई जो इसी ट्यूब, ये जो सेल है इसी सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हुआ, ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल हुए, क्रेब्स साइकिल मतलब एनारोबिक साइकिल जिसको बोलते हैं, और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हुआ, एंड प्रोडक्ट बना CO2। यहाँ प्रेजेंट है CO2, H2 इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है ही। अब ये CO2 कहाँ से आ सकता है, देखो एक तो ये ट्यूबुलर है ना, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है तो कैपिलरी में भी CO2 प्रेजेंट होती है, तो ये CO2 यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू भी आ सकती है। ठीक है, दूसरी CO2 इसकी खुद का प्रोडक्शन भी हो सकता है क्योंकि जब इसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो इसका एंड प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट भी बन रहा है, तो इसका खुद का भी ये CO2 प्रोडक्शन है। तीसरी जो CO2 आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो इसमें डिफ्यूजन से, जो ये PCT है, PCT का जो ल्यूमन है, ल्यूमन के अंदर फ्लूइड है, इस फ्लूइड से भी ये CO2 इन्वर्ट मूव कर रही है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से यहाँ पे CO2 आ रही है, उस CO2 के साथ वाटर मिल रहा है और ये वाटर मिल के क्या कर रहा है, CO2 + H2O, ये दोनों कैटालाइज्ड हो जाते हैं किससे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक का एंजाइम होता है, इन दोनों को वो कैटालाइज कर देता है। अब जब CO2 + H2O जुड़ गए तो जुड़ के क्या बनेंगे, किसकी प्रेजेंस में बने, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है एक, है ना, ये उत्प्रेरक का काम करता है, इसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, जोड़ को बढ़ाने का। तो CO2 H2O बन के क्या बना, H2CO3 बन गया, है ना। तो जो H2CO3 बना तो इसका जो प्रोडक्ट बना वो बना H2CO3। ठीक है, और ये जो H2CO3 है ये बाद में टूट जाता है, ये एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर नहीं है, तो जब ये टूटेगा ना, तो ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, ये टूटेगा तो एक तो बनेगा बाइकार्बोनेट और दूसरा बनेगा H+। ठीक है, तो ये सिम्पोर्टर एंटीपोर्टर चलता रहे, इसके लिए H+ का प्रोडक्शन होना ज़रूरी है। अगर इंट्रासेलुलरी H+ का प्रोडक्शन हो रहा है तो ये सिम्पोर्टर कंटिन्यू चलता रहेगा, और ये सिम्पोर्टर जब कंटिन्यू चलता रहेगा तो सोडियम इन्वर्ट मूव करता रहेगा, समझ गए, सोडियम इन्वर्ट मूव करता रहेगा तो वाटर इसके साथ एब्जॉर्प्शन होता रहेगा। इसलिए वाटर को और सोडियम को एब्जॉर्प्शन करने के लिए इस एंटीपोर्टर का चलना ज़रूरी है। इस एंटीपोर्टर को चलने के लिए, ये एंटीपोर्टर जब चलता है तो कार्बोनिक एसिड को बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। ये कौन सा होता है, ये एसिडिक होता है। ठीक है, ये एसिडिटी बढ़ाता है, और ये होता है एल्केलाइन, स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसका मेंटेनेंस जो होता है वो लंग्स में होता है, और इसका जो मेंटेनेंस होता है वो किडनी के अंदर होता है। ठीक है, जैसे अगर आप ओवरऑल यहाँ देखो है ना, तो बाइकार्बोनेट बन रहा है, यही चीज़ अगर वहाँ होती, मान लो बाइकार्बोनेट बन रहा है, बाइकार्बोनेट गया कहाँ पे, लंग्स में गया, और लंग्स में जाके क्या करेगा, लंग्स में बाइकार्बोनेट गया और यहाँ पे H+ कोई प्रेजेंट था, H+ की प्रेजेंस में क्या बना, H2CO3 बन गया, कार्बोनिक एसिड बन गया, और ये कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, ये टूट गया किस में, CO2 और H2O में। H2O क्या है, जल बन गया, और ये CO2 क्या है, CO2
जब आप रेस्पिरेशन लेते हो तो ये एक्सपायरेशन में आउट हो जाती है, तो इसको आउट कर देगा। तो ये बफर सिस्टम ऐसे चलता रहता है। ये एक टाइप का बफर सिस्टम है किडनी का। किडनी और लंग्स इसको मेंटेन करते हैं, बॉडी का बफर सिस्टम है जो पीएच को मेंटेन करके रखता है कैसे है, ठीक है। अब ये एक और मजे की चीज़ देखो कि H+ इंट्राल्यूमन इसमें जो ट्यूबुलर फ्लूइड है उसके अंदर मूव कर गया, ठीक है। तो यहाँ जो H+ आ गया, ठीक है, ऊपर से फिल्टर्ड हुआ क्या आ रहा है, HCO3 यानी बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट आ रहा है, बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो 80 से 90% किसके अंदर होता है, पीसीटी के अंदर होता है। तो पीसीटी जो एब्जॉर्प्शन करती है किसका, बाइकार्बोनेट का, कितना, 80 से 90% पीसीटी में एब्जॉर्प्शन हो जाता है बाइकार्बोनेट का। तो यहाँ ये आया, और ये वैसे तो इसके चैनल प्रेजेंट रहते हैं बाइकार्बोनेट को करने के लिए, और ये डिफ्यूजन से भी हो जाता है, इंट्रासेलुलर ही आ जाता है ये सीधा सीधा बाइकार्बोनेट, ठीक है। अगर नहीं आया तो ये HCO3 और H+ यहाँ पर पड़ा है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों ऐसे कंबाइन हो जाएंगे, बाइकार्बोनेट और H+ कंबाइन हुए। अब बाइकार्बोनेट और H+ कंबाइन हो गए तो ये देखो यहाँ बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट HCO3 प्लस H कंबाइन हुए, बना क्या, H2CO3। क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेजेस जो यहाँ हैं, जो इंट्रासेलुलरी है, वो यहाँ भी इसमें भी प्रेजेंट है। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेजेस की प्रेजेंस में ये बन गए। और इसके बाद ये क्या हुआ, ये कंटिन्यू स्ट्रक्चर है नहीं, तो इसके बाद क्या हुआ, स्थायी नहीं है ये स्ट्रक्चर। इसके बाद क्या हुआ, ये टूट गया, किस में, H+ में टूट गया, और किस में टूटा ये, नहीं, H2 और CO2 में टूट गया, ठीक है, H2 और CO2 में। तो H2 क्या है, जल है, उसका तो किसी भी सॉल्यूट के साथ ये मिक्स होकर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। रही बात CO2 की, तो CO2 का यहाँ पे डिफ्यूजन हो ही रहा है ना, डिफ्यूजन से इंट्रासेलुलर जा रही है, और यहाँ पे तो इस हिसाब से ये साइकिल कंटिन्यूस रीनल के अंदर चलता रहता है पीएच को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो अब देख लो मेडिसिन की बात देख लो, एसिटाजोलामाइड एक मेडिसिन आती थी, सभी ने नाम सुना होगा, एसिटाजोलामाइड। आजकल ये बहुत कम देखने को मिलती है और रेयर हो रखी है, क्योंकि इसमें पहले एसिडिटी का इसमें इफेक्ट नहीं पता था। ये क्या करती है, यहाँ पे इसी एंटीपोटर को ब्लॉक कर देती है, ठीक है, इसका इफेक्ट इस पे आता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये एंटीपोटर और सिम्पोटर याद रख के चलना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब अपन उसमें फार्माकोलॉजी इसकी डिस्कस करें, यूरिनरी सिस्टम की, पैथोलॉजी के बाद फार्मा डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये सब याद रखेंगे, ताकि समझने में बहुत आसानी होगी इसकी। और ये एनाटॉमी कराने का मेन पर्पज यही है, ताकि आपको बाद में इन चीज़ों की प्रॉब्लम ना आए। तो ठीक है सर, ये एंटीपोटर था इसका, ठीक है। ये एक एंटीपोटर प्रेजेंट होता है इसमें, और ये सिम्पोटर होता है, और ये सब साइकिल्स ऐसे कम्प्लीटली इसमें चलता रहता है। अब देखें तो क्या क्या इसमें एब्जॉर्प्शन हो जाता है पीसीटी में। पीसीटी का अगर एब्जॉर्प्शन देखें तो सर वाटर का जो होता है वो कितना होता है, 65%, ठीक है। और क्वेश्चंस हैं सभी, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं इनमें से, आजकल एम्स का फेवरेट टॉपिक हो रखा है ये। और सोडियम का कितना, 65% सोडियम एब्जॉर्प्शन हो जाता है। पोटेशियम 65% पोटेशियम एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। पोटेशियम भी, इसका भी इम्पोर्टर प्रेजेंट होता है, और नहीं तो डिफ्यूजन से चला जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद क्लोराइड, 50% क्लोराइड एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आ गया बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ये बाइकार्बोनेट है, इसका 80 से 90% एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये बहुत ही मेन कंपोनेंट है, ऐसे मान लो, जो बॉडी में पीएच मेंटेन करके रखता है। और जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें भी ये प्रेजेंट रहता है। जैसे डायरिया हो गया कंटिन्यू, तो बाइकार्बोनेट इसका लॉस हो जाता है उसमें, और पेशेंट एसिडिक हो जाएगा,
ठीक है। तो ये उसमें भी एसिडिटी बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है। ये कहाँ गया, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट, सॉरी कार्बोनिक एसिड, ये बढ़ जाता है, तभी तो रेस्पिरेशन बढ़ जाता है डायरिया के अंदर। ये बाद में जब उसका डिस्कस करेंगे अपन डाइजेस्टिव, तब बात करेंगे इसमें। उसके बाद ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लैक्टिक एसिड और ऑर्गेनिक साल्ट जो भी है, और उसके बाद क्या रह गया, ऑर्गेनिक साल्ट, ये सब कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन हो जाता है इनका। और क्लोराइड और ये सब आ गया। यूरिया भी होती है 50%। 50% एब्जॉर्प्शन किसका हो जाता है, यूरिया का। यूरिया देखो पहले डिफ्यूजन से इंट्रासेलुलर चली जाएगी, आगे के जो चैनल है इसको एक्सक्रीट कर देंगे यूरिया को। और मोस्टली यूरिया ना ऐसे होती है जैसे अमोनिया, और ये चीज़ है ना, अमोनिया जैसे NH3 है ना, NH3 उसका भी यहीं है। तो यहाँ सिम्फोटर इसमें जैसे यहाँ पे अमोनिया आई, अमोनिया फिल्टर्ड हो गया, ठीक है, और वो फिल्टर्ड अमोनिया यहाँ प्रजेंट है इसके अंदर। तो जब NH3, तो ये अमोनिया जब यहाँ से जो H+ निकल रहा है ना, इससे बाइंड हो जाएगी अमोनिया, क्योंकि यहाँ पे जब भी ये H को देखती है उसे क्विक बाइंड हो जाती है, ठीक है। और जैसे इंट्रासेलुलर यहाँ पे अमोनिया प्रेजेंट है, ये जो 50% एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इंट्रासेलुलर गया डिफ्यूजन से, डिफ्यूजन से NH3 यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ से ये टूटेगा H+, इसके साथ फटाक से बाइंड हो जाएगी और NH4 बना देगी, यानी अमोनियम आयन बना देगी है। और ये अमोनियम आयन जो होता है NH4, ये एल्कलाइन प्रॉपर्टी का होता है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ना, जैसे कार्बोनिक एसिड है, उनको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। और ये NH4 बाद में सिक्रीट हो जाए, एक्सक्रीट हो जाएगा किसमें, यूरिन में। ये रहता है NH4 का सीन, ये रहता है। और इसमें से जो ये तो था एब्जॉर्प्शन होने का, और इसमें से सिक्रेशन क्या क्या करती है, ये ट्यूब्स जो है, वो सिक्रेशन जो करती है वो है, पहला तो यहीं सामने दिख रहा है हाइड्रोजन, ठीक है, किससे, एंटीपोटर है इसका, एंटीपोटर प्रेजेंट है। अमोनिया NH4 जो यहाँ ये अमोनिया बनी है, ये भी एंटीपोटर के थ्रू और डिफ्यूजन से हो जाती है। एंटीपोटर और डिफ्यूजन से अमोनिया को करेगा, यूरिया को करेगा, ठीक है, और क्रिएटिनिन को करेगा, क्रिएटिनिन प्रोटीन एंड प्रोडक्ट, ठीक, इन सब का करेगा। तो जो ये PCT है, PCT कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है किडनी का जो मेडुला, ये कोर्टेक्स और ये मेडुला, तो जेक्स्ट्रा मेडुलरी यहाँ पे PCT प्रेजेंट होती है। तो इसकी जो ऑस्मोलरिटी रहेगी ना, तो मोस्टली बॉडी के फ्लूइड होता है ना, ब्लड की ऑस्मोलरिटी के नियर बाई रहेगी, ये ब्लड ऑस्मोलरिटी के नियर बाई रहेगी। कितनी रहेगी, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर के हिसाब से रहेगी, ठीक है। तो नियर बाई रहेगी ये ब्लड के। जैसे जैसे ऑस्मोलरिटी का ये सीन होता है कि अगर आप जैसे शॉर्ट में अगर देखना भी चाहें ना, तो ऑस्मोलरिटी का ये रहता है कि ये जैसे पिरामिड है, और इसके बाद ये यहाँ पे ये बन गया ग्लोमेरुलर, ये इसकी PCT आ गई, ये इसकी लूप ऑफ हेनले आ गई, और ये असेंडिंग आ गई, ये डिसेंडिंग है ना। तो ये यहाँ किधर जा रही है, नियर बाई जा रही है, ये पिरामिड से यहाँ कंप्लीट हो रहा है मान लो, और ये यहाँ पे पिला है, और यहाँ से ये DCT होगी। DCT के बाद कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट किस में बनी, कलेक्टिंग डक्ट बनी पेपिलरी डक्ट में, पेपिलरी डक्ट किस में आगे जुड़ेगी, पेपिला से, पेपिला से कहाँ, माइनर कैलिक्स में। तो जैसे जैसे ये नेफ्रॉन की ये जो लूप ऑफ हेनले मेडुला के बेस तक मूव करेगी ना, इस साइड तक, सॉरी, तो वैसे वैसे ये इस लाइन के नियर इसकी ऑस्मोलरिटी रहेगी 300 मिली
ओस्मोल पर लीटर, और नीचे जाएगी तो ये ओस्मोलिटी आ जाएगी 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर। ठीक है, तो जितना नीचे की तरफ मूव करेगी उतनी ओस्मोलिटी बढ़ेगी। इसीलिए जैसे जैसे यानी जो लूप ने लॉन्ग लूप का जो होता है ना नेफ्रॉन, जो 20% जिसमें थिन टाइप की पाई जाती है लूप ऑफ हेनले, 20% नेफ्रॉन ऐसे होते हैं, तो उनमें वाटर का एब्जॉर्प्शन इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो पूरे नीचे तक उनकी मूवमेंट वो ग्रोथ होती है, पेपिला तक ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे पेपिला तक जो कंसनट्रेशन यहाँ की जो प्रेजेंट होती है किसकी, इंटरस्टिशियल की कंसनट्रेशन रहेगी वो 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर के हिसाब से रहेगी। तो यहाँ पे कंसनट्रेशन इतनी ज़्यादा होने की वजह से ऑस्मोसिस से वाटर सारा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए उन लॉन्ग नेफ्रॉन अगर जिसमें 20% से ज़्यादा है ना किसी में लॉन्ग लूप के नेफ्रॉन, तो उसके अंदर कंसनट्रेटेड यूरिन पाया जाता है, वो इसीलिए पाया जाता है। ठीक है, ये ऑस्मोलिटी की बात करेंगे। इसीलिए यूरिन का जो नॉर्मल जो ऑस्मोलिटी होती है वो 300 से 1200 मिली ओस्मोल तक मानी जाती है, ये रेंज मानी जाती है। ओके, थैंक्स फॉर इट। नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसमें वाटर का और इन सब का कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। और डीसीटी, और आपको एक चीज़ का तो पता ही है क्योंकि बेसिक में बताया था, डीसीटी, पीसीटी एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये दोनों ही ऐसी है जो वाटर के लिए एवरी टाइम परमेबल है, एवरी टाइम परमेबल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें किसी भी टाइप की कोई सिम्पोर्टर या किसी की जरूरत नहीं होती। अगर सिम्पोर्टर भी नहीं है ना तो वाटर है वो डिफ्यूजन से। अब एक चीज़ और उसमें बताना भूल गया मैं कि जैसे इसमें क्या है कि देखो क्लोराइड क्या होता है, क्लोराइड का वैसे किसी भी कोई भी टाइप का, अब जैसे इसमें क्लोराइड आया ना, मैंने बोला 50% वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है क्लोराइड का, क्लोराइड है ना। तो क्लोराइड क्या करता है कि जो इंटरस्टिशियल जो स्पेस है यहाँ पे, ये क्या है, प्रीट्यूबुलर कैपिलरी प्रेजेंट है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। क्लोराइड नेगेटिव आयन होता है, तो क्लोराइड इसमें क्या करता है कि क्लोराइड की कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्लोराइड पारासेलुलरी मूव कर जाता है यहाँ से और इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। क्लोराइड यहाँ आने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत सारे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से यहाँ पे क्लोराइड ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिविटी हैवी हो गई। तो जब यहाँ नेगेटिव आयन बढ़ जाएंगे तो ये पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेंगे। इन्हीं पॉजिटिव आयन की वजह से यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं ना, फॉस्फेट हो गया और सल्फेट हो गया, तो ये सब जो ग्लूकोज हो गया, सॉरी ग्लूकोज का तो वो है ही चैनल है, फॉस्फेट सल्फेट, पोटेशियम हो गया है ना। पोटेशियम का देखो कोई भी चैनल नहीं है, लेकिन ये इधर नेगेटिव आयन है इधर पॉजिटिव है, तो इसमें पोटेशियम ज़्यादा है तो इस वजह से ये मूव कर जाता है। 50% क्लोराइड तो हुआ लेकिन ये बहुत सारे पॉजिटिव आयन को पारासेलुलरली ये डिफ्यूज़ करवा देता है। और इन डिफ्यूज़ कराने की वजह से यहाँ पे अगर जब ये डिफ्यूज़ करेंगे तो इस साइड जब सॉल्यूट ज़्यादा आ जाएंगे, सॉल्यूट ज़्यादा आने से ओस्मोलिटी यहाँ की बढ़ जाएगी और ये ओस्मोलिटी वाटर को ओस्मोसिस करवाएगी और वाटर को अट्रैक्ट कराएगी। इधर देखो सबसे पहले इधर क्लोराइड ज़्यादा था तो वो पारासेलुलरी मूव कर गया, मतलब पैसिवली मूव आ गया इसमें और मूवमेंट आ गई, और जो लीकी चैनल होते हैं उनसे आ गया ये ट्रांससेलुलरी नहीं आया। क्लोराइड इधर आया, क्लोराइड के आने से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गए और नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से इसने पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव सॉल्यूट जो भी है यहाँ पे उन सबको जो कैटायन प्रेजेंट है उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अट्रैक्शन से या फिर जो नेगेटिव पॉजिटिव है उसकी वजह से ये जो पॉजिटिव आयन है वो मूव कर गए कहाँ से, जो ट्यूबुलर फ्लूइड है, ट्यूबुलर फ्लूइड से इंटरस्टिशियल स्पेस तक आ गए। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आने के बाद यहाँ पे जब सॉल्यूट्स इतने सारे बढ़ गए तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा हो गए तो उसमें कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ गई यहाँ की। और कंसंट्रेशन जब कोई सॉल्यूट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ा देता है तो वहाँ की ओस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए वाटर, जिधर वाटर ज़्यादा है वो वाटर मूव कर जाएगा, तो वाटर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा किसमें, इंटरस्टिशियल स्पेस में।
और यहाँ वाटर आने के बाद जब यहाँ ऑस्मोलिटी जाता है तो ये भी अंदर डिफ्यूज़ होंगे इंट्रा जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है उसके अंदर, और इसमें आने की वजह से यहाँ की जो ऑस्मोलिटी है वो बढ़ जाएगी। ऑस्मोलिटी बढ़ने से वाटर यहाँ भी ऑस्मोसिस हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे ये पोटेशियम हो गए और बहुत सारे जो पॉजिटिव आयन है ना, मैग्नीशियम हो गए, है ना, इन सबको ये कैल्शियम जैसे कौन कौन से वो करवाता है, तो क्लोराइड है ना 50% तो खुद एब्जॉर्प्शन हुआ, लेकिन ये इसने हेल्प किस किस में कर दी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब का पैसिव डिफ्यूजन हो गया। इसीलिए तो इन सब का जो डिफ्यूजन है ना कितना हुआ, ये सब वेरिएंट में रहता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम का तो हमेशा वेरिएंट में रहता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि क्लोराइड आपका कितना पास हो रहा है। देखो क्लोराइड तो होगा ही होगा, क्योंकि जितना सोडियम होता है उतना ही क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम को तो एब्जॉर्प्शन करने के लिए इतने सारे सिम्पोर्टर यहाँ प्रेजेंट होते हैं। इसमें पीसीटी में भी है, आगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में भी होगा, उसके आगे डीसीटी में भी होगा, और उसके आगे जब जो एडीएच से जो प्रिंसिपल सेल एक्टिव होती है वो भी सोडियम की वजह से वाटर ले लेती है। तो सोडियम तो होता ही रहता है हर जगह पे, हर साइड पे इसका एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन क्लोराइड के लिए कोई स्पेशल नहीं होता है। क्लोराइड के लिए आगे है, उसमें जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो सिम्पोर्टर प्रेजेंट रहता है, सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड जो सिम्पोर्टर रहता है उसमें क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन है, लेकिन मोस्टली 50% क्लोराइड होता है। वो यहाँ पे ओनली ऑन किसकी वजह से डिफ्यूज़ हो जाता है, अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।